अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अगेती फूल गोभी की खेती, एक सफल कृषक का अनुभव। गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। फूल गोभी की खेती एक अधिक आय देने वाली फसल है, बस जरूरत है इसकी खेती को वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। हमारे बीच जिला रांची के प्रगतिशील कृषक बैजनाथ महतो मौजूद हैं, जिन्होंने अगेती फूल गोभी की खेती मल्चिंग और ड्रिप विधि से वैज्ञानिक प्रबंधनों को अपनाकर की है और इस फसल से प्रति एकड़ लाखों की आय प्राप्त की है। तो आइए मिलते हैं इनसे और सबसे पहले जानते हैं कि फूल गोभी की फसल में इनके आय व्यय के बारे में। अभी आप जो मेरा ये फूलगोभी देख रहे हैं, इस फूलगोभी का नर्सरी मैं 15 जून को किया और इसका ट्रांसप्लांट जो है सो 10 जुलाई को जो है सो किया हूँ। अभी इसमें जो है सो हार्वेस्ट जो है सो चल रहा है। लगभग अभी करीब करीब समझिए कि 30% फूलगोभी जो है सो निकल चुका है और अभी भी 70% फूलगोभी जो है सो बचा हुआ है। सबसे पहले 1 एकड़ फूलगोभी का खेती करने में क्या खर्च होता है और क्या आमदनी होती है, उसकी भी हम आपको विस्तृत से जानकारी दे रहा हूँ। 1 एकड़ फूलगोभी की खेती करने में बिचड़ा लगाए थे हाइब्रिड का ही जो है सो 180 ग्राम जो है सो 1 एकड़ में करीब जो है सो फूलगोभी का बिचड़ा जो है सो लगता है। 180 ग्राम में करीब करीब जो है सो आप 23 से 24 हज़ार जो है सो गोभी का पौधा जो है सो निकलेगा। तो इसका जो है सो ये बहुत ही महंगा जो है सो बिचड़ा है। करीब करीब बिचड़ा में ही हमको जो है सो 7,000 रुपया खर्च जो है सो बिचड़ा में जो है सो हो गया था केवल सीड्स लेने में। उसके अलावा जो है सो नर्सरी लगाने में, नर्सरी तैयार करने में करीब करीब जो है सो 3,000 रुपया खर्च जो है सो आया था, जिसमें कि नेट वूट सभी जो है सो का खर्च जो है सो है। और पूरे फूलगोभी की खेती करने में अभी तक के फर्टिगेशन में करीब करीब 1 एकड़ में 10,000 रुपया जो है सो खर्च जो है सो हमको हुआ है। इसके अलावा जो है सो लेबर का खर्च भी करीब करीब जो है सो 10,000 रुपया जो है सो हुआ है। और दवा में भी अभी तक जितना दवा जो है सो छिड़काव हुआ है उसमें भी करीब करीब 10,000 रुपया का खर्च जो है सो हुआ है। और साथ ही साथ पूरे जब तक फूलगोभी पूरा कट न जाए, पूरा कटने तक में जो है सो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी जो है सो करीब करीब 10,000 रुपया लग जाएगा। और इसके अलावा बीच बीच में जैसे कि जो आप मेरा फूलगोभी का पत्ता देख रहे हैं, ये सब को साफ़ सफाई कराने में भी करीब करीब समझिए कि 5,000 रुपया जो है सो और जो है सो खर्च जो है सो होगा। और चूँकि ये इसमें आप मल्चिंग देख रहे हैं, मल्चिंग का खर्च भी करीब करीब जो है सो 20,000 रुपया जो है सो मल्चिंग का भी जो है सो खर्च है जो है सो 1 एकड़ में। इसी तरह कुल खर्च को अगर यदि जोड़ दिया जाए जुताई कुड़ाई से लेके सभी चीज़ों की, तो लगभग जो है सो करीब करीब फूलगोभी की भी खेती करने में 1 लाख रुपया जो है सो खर्च जो है सो आएगी। लेकिन हमारा तो खर्च जो है सो 1 लाख रुपया आ रहा है। अब आमदनी क्या इससे जो है सो होना चाहिए, क्योंकि अभी तो फूलगोभी का रेट बहुत अच्छा है। अभी तो 50-60 रुपये जो है सो फूलगोभी जो है सो बिक रहा है। लेकिन यह निर्भर करता है किसान के ऊपर कि मेरा फूलगोभी का साइज क्या है,
कि मेरा फूल गोभी कितना वजन का जो है सो पर पौधा एक फूल गोभी कितना वजन का है। अगर आपका फूल गोभी एक फूल गोभी अगर आधा केजी का भी साइज का है, 30 रुपये भी जो है सो एवरेज जो है सो बिके फूल गोभी, तो करीब करीब आपको एक फूल गोभी में 15 रुपया जो है सो आपको जो है सो मिलेगा। तो इस तरह से अगर 21,000 पौधा आपका जो है सो सही सलामत है और सभी तंदुरुस्त है, और अगर आपको 21,000 पौधा 15 रुपये के पीस के हिसाब से बिकता है, तो करीब करीब 3,15,000 रुपया जो है सो कुल आमदनी जो है सो होगी। और जैसा कि हमें फूलगोभी में इस तरह की आमदनी हो भी रहा है। और अगर यदि इसमें कुल खर्च को अगर यदि घटा दिया जाए तो 2,15,000 रुपया शुद्ध मुनाफा जो है सो बचता है। 15,000 अगर यदि हम और जो है सो अन्य खर्च में अगर यदि हम मेरा हो जाए, लेकिन फिर भी जो है सो 2 लाख रुपया शुद्ध मुनाफा जो है सो 1 एकड़ में फूलगोभी में होता है। और ये होता ही नहीं है, हमको जो है सो हम करके जो पहले भी जो है सो किए हैं और इस बार भी जो है सो 2 लाख से ऊपर ही जो है सो आमदनी होगा, जो कि जो है सो कम जो है सो नहीं होगा। इस तरह से किसान बंधु, अगर यदि आप फूलगोभी की सिस्टमेटिक ढंग से अगर यदि और बहुत अच्छा ढंग से अगर खेती करना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर यदि आप फूलगोभी का सही ढंग से अगर यदि आप खेती करते हैं, तो 1 एकड़ फूलगोभी का खेती करके आप कम से कम जो है सो 2 लाख रुपया जो है सो कमा सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्में और बुआई तकनीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में गन्ने की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है और अभी शरदकालीन गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। तो जो किसान भाई शरदकालीन गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र के भूमि और जलवायु के हिसाब से किन किन किस्मों का चयन करें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DN कामत से। तो उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। गन्ना की रोपाई मुख्यतः 2 समय में की जाती है। एक शरदकालीन रोप में जो अक्टूबर से नवंबर तक होती है, और दूसरी फरवरी मार्च में होती है। अक्टूबर नवंबर की रोपाई को शरदकालीन रोप करते हैं। शरदकालीन रोप करने से जो फरवरी मार्च की रोप है उसके अपेक्षा 20 से 25% अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। साथ ही गन्ने की परिपक्वता गन्ने के रस में चीनी बनने की मात्रा पर निर्भर करती है। वैसे प्रभेद जिसमें चीनी की मात्रा नवंबर महीने में 16% से अधिक एवं रस की शुद्धता 85% से अधिक होती है, तो वैसे प्रभेद को आगात प्रभेद की श्रेणी में रखा जाता है। अब हमारे यहाँ 2 श्रेणी के प्रभेद हैं। तो आगात प्रभेद में कोपू 9301, BO 130, BO 139, BO 153, कोपू 112 ये यहाँ के अनुशंसित प्रभेद हैं। उसके अलावे जो दूसरे संस्थानों से विकसित प्रभेद में कोलक 94-184, CO 0232, CO 0233, CO 0238 इत्यादि प्रभेद हैं जो बिहार में गन्ने की खेती के लिए अनुशंसित है। अब मध्य पिछात श्रेणी में जो प्रभेद है उसमें BO 91, BO 110, BO 136, BO 137, BO 141, BO 146, BO 154, कोपू 9302, कोपू 9702, कोपू 2061 जो यहाँ से अनुशंसित प्रभेद हैं। हमारे यहाँ बिहार में गन्ने के अंदर आच्छादित क्षेत्र का 40% जल जमाव वाले क्षेत्रों में आता है। तो हमने अभी जितने प्रभेदों का नाम गिनाया, सारे प्रभेद जल जमाव वाले क्षेत्रों में अच्छा नहीं करता है। वैसे प्रभेद जिनकी बढ़वार अधिक होती है, जल जमाव सहने की क्षमता अधिक होती है, वैसे प्रभेद से अधिक उपज ली जा सकती है। अब मैं एक एक करके बता रहा हूँ। BO 91 जो मध्य पिछात श्रेणी की प्रभेद है, BO 91 की खेती यदि आप
जल जमाव वाले क्षेत्र में करते हैं तो उससे अच्छी उपज प्राप्त होती है। उसी तरह BO 110 है, कोपू 9702 है, BO 136 है, जिसकी उपज जल जमाव क्षेत्रों में भी अच्छी होती है, जो यहाँ की प्रभेद है। जहाँ तक उपज क्षमता की बात है, मैंने जितने प्रभेदों खास करके हमारे संस्थान से जो भी विकसित प्रभेद है उसकी सबकी उपज क्षमता 150 टन से 250 टन है, यानी 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से 2500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। कुछ प्रभेद जल अभाव में भी अच्छी करती है या जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र है उसमें भी अच्छी करती है। वैसे क्षेत्रों के लिए BO 91, BO 110, BO 136, कोपू 9702, BO 154 इत्यादि प्रभेद हैं। हमारी कुछ प्रभेद खूंटी के लिए भी उपयुक्त है, जैसे कोपू 9301 अगाध श्रेणी की प्रभेद है। इसकी खूंटी 4-5 खूंटी तक ली जा सकती है। खूंटी के लिए वैसे प्रभेद जो जिसमें जर्मिनेशन भी अधिक होती है, साथ ही साथ उसमें कल्ले निकलने की भी क्षमता अधिक होती है, वैसे प्रभेदों की खूंटी अच्छी होती है। वैसे तो सारे प्रभेद अच्छे हैं, 2-3 प्रभेदों को छोड़ करके, जैसे कोपू 9302 और BO 139, ये दोनों प्रभेद मोटी गन्ने होती है। गन्ने की औसत उपज अधिक लेने के लिए या अधिक से अधिक उपज लेने के लिए उत्तम किस्म का बीज हो, साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसकी प्रभेदीय गुण के आधार पर उसका चयन हो। साथ ही साथ जिस समय हम उस गन्ने का व्यवहार कर रहे हैं बीज के लिए, गन्ने में पर्याप्त नमी हो, और पर्याप्त नमी होने के लिए जब गन्ने के बीज के लिए काट रहे हो फसल को, उससे 15 दिन पहले उसमें सिंचाई होनी चाहिए। ऐसा करने से गन्ने का जमाव अच्छी होती है, और जब जमाव अच्छी होती है तो उसमें फिर टिलरिंग भी अच्छी होती है और उसकी उपज भी अच्छी होती है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आंवला के बाग में लगने वाले कीट और उनका नियंत्रण। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आंवला बाग हमारे प्रदेश में आसानी से देखे जा सकते हैं, और अभी इन बागों में कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसका समय रहते अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो फल उत्पादन में भारी कमी आती है। तो किसान भाइयों, आप इन हानिकारक कीटों की रोकथाम कैसे करें, जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विजय अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज मैं आपको आंवले में फसल में होने वाले विभिन्न प्रकार की समस्याओं एवं उसके निदान की जानकारी दूंगा। सबसे पहली समस्या की अगर बात करते हैं तो किसान भाइयों, इस समय कम्बल कीड़ा जो कि हेयरी कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है, इस समय आंवले के बगीचे में काफी समस्या पैदा कर रहा है। और इस प्रकार की जो कम्बल कीड़ा का जो प्रकोप होता है इस समय बगीचे में काफी जगह पर दिखाई दे रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि जो कोमल भाग होते हैं, पत्तियां होती हैं, पत्तियों का जो हरा भाग होता है ये कुतर कुतर के नुकसान पहुंचाता है और पत्तियां पूरी झिल्ली सदृश दिखाई देती हैं। और इसके नियंत्रण के लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से कम्बल कीड़े का जो प्रकोप बगीचे में हो रहा है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दूसरा इस समय कीट का प्रकोप इस समय बगीचे में दिखाई दे रहा है, वो कीट है माहू। माहू इस समय देखेंगे कि बहुत सारे पीले पीले रंग के जो नई शाखाएं में नए कोमल पत्तियां निकल रहे हैं, उसमें झुंड में ये जो कीट
कीट होते हैं, माहू होते हैं, वो नई कोमल पत्तियों का रस चूसते हैं और रस चूसने के कारण जो नई पत्तियों की जो बढ़वार होती है, नई वृद्धि होती है, वो पूरी तरह से वृद्धि रुक जाती है। और चूंकि इस समय पौधे में फलन हो रहा है और इस समय माहू का अगर प्रकोप हो जाता है तो पौधे की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है। और इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों डाइमिथोएट दवा की मात्रा जो किसान भाई हमको लेनी है वो 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। किसान भाइयों इसके अलावा एक कीट जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इस समय, और ये विशेषकर गठान बनाने वाला कीट होता है, इसको गॉल मेकर बोलते हैं। आप देखेंगे कि जहां पर भी पौधे की जो बढ़वार होती है वहां पर एक कीट के जो वयस्क होते हैं वो पौधे की शाखा होती है उसमें अंडे दे देते हैं। अंडे से निकलने वाली इल्ली होती है वो पौधे की शाखा के अंदर ही विकसित होती है और पौधे की शाखा के ऊपर ऐसी गठान बनने लगती है और इसके अंदर ही अंदर इल्ली विकसित होती रहती है। और जब इस प्रकार के पौधों की शाखाओं के ऊपर फल आते हैं तो फल के वजन से इस प्रकार की शाखा वजन के कारण टूट जाती है। तो इसके लिए किसान भाइयों आप बगीचे का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और इस प्रकार की गठान आपको दिखाई दे रही है तो उसको काट कर इस प्रकार की शाखाओं को जमीन में गड्ढे में गड़ा दें जिससे इल्ली नष्ट हो जाए। के लिए आप थायोमिथॉक्सोन या इमिडाक्लोप्रिड नामक दवा का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए 0.3 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना है। ऐसे में बगीचे में इस समय एक कीट होता है जो जाला बनाने वाली इल्ली होती है और जो इंडरबेला के नाम से भी कहलाती है, सुरंगा की इल्ली होती है। इसकी जो पहचान होती है किसान भाइयों जब हम खेत में जाते हैं, आंवले के बगीचे में जाते हैं तो कभी आप देखेंगे कि पौधे के ऊपरी सिरे पर कुछ शाखाएं सूखी हुई दिखाई देती हैं और जब हम पौधे के निकट जाते हैं तो पौधे के पास जो शाखाएं निकली रहती हैं और जहां से जोड़ होता है वहां पर एक छेद नुमा कहीं पर जोड़ के पास से छेद होता है, वहां से जाला जैसा बाहर निकला हुआ दिखाई देता है और छेद में एक इल्ली घुस जाती है और इसकी विष्ठा और जाला समान विष्ठा बाहर निकली हुई दिखाई देती है, जाले से लपटी हुई। का नियंत्रण के लिए आप क्या करें कि जो एक तार ले लें, लोहे का तार या साइकिल की जो तान होती है वो ले लें और इसके अंदर छेद के अंदर इसको डालकर अंदर जो इल्ली होगी वो इससे खत्म हो जाएगी, जिससे जो पौधे में नुकसान हो रहा वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आप मिट्टी का तेल ले सकते हैं किसान भाइयों, और रुई जो कपास होता है उसमें मिट्टी का तेल में डुबा लें और इसको रुई को आप उस छेद के अंदर डाल दें, तार की सहायता से अंदर घुसा दें और इसके बाद गीली मिट्टी से इस छेद को बंद कर दें या डाइक्लोरोवाश का इंजेक्शन भी अंदर लगा के इंजेक्शन से भी दवा को अंदर डालकर गीली मिट्टी से छेद को बंद कर सकते हैं तो उसका नियंत्रण हो जाएगा। इससे आने वाले समय में आप अपने बगीचे से अच्छे से अच्छा उत्पादन लेके अच्छी गुणवत्ता युक्त फल बाजार में बेचकर अच्छा फायदा ले सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक आशुतोष पटेल, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आप भेड़ों में होने वाले रोगों के कारण, लक्षण, बचाव एवं उपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आशुतोष पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि भेड़ों में कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं, उनको कैसे पहचाना जा सकता है और उनका इलाज कैसे कर सकते हैं आप। तो सर्वप्रथम एक बीमार भेड़ को पहचानने के लिए आपको उसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो सामान्य पागुर करने की क्षमता है, उठने बैठने की क्षमता है, जो रिस्पॉन्स करता है, व्यक्ति करता है, वो सब असामान्य हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है, जो सांस प्रति मिनट जो सांस लेता है वो ऐसे 20 से 30 बार वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50 से 60 तक हो सकता है। उनका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 101 से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, वो बढ़ के 104-105 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट तक हो सकता है ये। इसके अलावा जो उनका पागुर करने के समय जो उनका रूमेन मूवमेंट होता है वो अक्सर 5 मिनट में 3 बार देखने को मिलता है, लेकिन बीमार पशुओं में ये रूमेन मोटिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, 8 से 10 बार हो जाता है। तो इस तरह से इसके आप इसकी देखकर, चमड़े का मुलायमपन, चमक देखकर आप ये समझ सकते हो कि जानवर रोगी है या फिर नॉर्मल है। तो एक बार आपको ये पता चल जाए कि जानवर रोगी है तो आप उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए कि कौन सी बीमारी है, इसके लिए आपको रोग जानने की ज़रूरत है। तो
तो सबसे प्रमुख जो बीमारी है भेड़ में, उसमें निमोनिया सबसे प्रमुख है। निमोनिया ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया से भी हो सकता है, यानी जीवाणु से भी हो सकता है, विषाणु से भी हो सकता है, परजीवी से भी हो सकता है। और कभी कभी जब दवा पिलाई जाती है जानवरों को और आप उसका जीभ पकड़ के उसके मुंह में अंदर जब दवा डालते हैं, तब दवा गलती से उसके फेफड़ों की तरफ चली जाती है और वो निमोनिया की एक वजह हो सकता है। तो जब भी निमोनिया होगा, उसका सांस लेने का जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है, 50-60 पर मिनट तक चली जाती है, जो सामान्यतः 20 से 30 होना चाहिए। नाक से अत्यधिक स्त्राव होता है, तेज बुखार हो जाता है, सांस तेज चलने लगती है। और ये मोर्टेलिटी जो भेड़ों में है 20 से 40% मृत्यु दर, सबसे ज़्यादा मृत्यु दर निमोनिया की वजह से ही होता है भेड़ों में। तो एक बार जब आप निमोनिया का पता कर लेते हैं तो इसका इलाज के लिए आपको एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं बेसिकली हम लोग। और किसी अच्छे पशु डॉक्टर से सलाह लेकर आप एंटीबायोटिक चलाएं, और खासकर पेनिसिलिन और एम्पिक्लॉक्स ये अच्छी दवाएं मानी जाती है जो निमोनिया के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज हैं जो आम बीमारी जो अक्सर देखने को मिलता है वो एफएमडी है, जिसे हम लोग मुंह पका खुर पका रोग कहते हैं। तो एफएमडी बड़े जानवरों में भी होता है, बहुत नून बीमारी है ये। और इसमें जो खुर होते हैं और जो उसके जो मुंह होते हैं उसके अंदर छाले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा लार होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, लंगड़ाहट होती है। इसके लिए सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है और एंटीबायोटिक्स और पोटेशियम परमैंगनेट से उसके माउथ को वॉश करने से, खुर को साफ़ करने से उसको आराम मिलता है। एक और बीमारी जो है जो बड़ा क्रोनिक टाइप का डिजीज है, इसमें तुरंत तो मौत नहीं होती, जिसको हम लोग बोलते हैं जेडी यानी पैरा ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी से मिलता हुआ एक बीमारी है। इसमें तुरंत मौत तो नहीं होती है, लेकिन जानवर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता चला जाता है। उसका ये माइकोबैक्टीरियल डिजीज है, उसके पाचन क्रिया को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, उसका प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस दोनों ही कम हो जाते हैं। तो ये माइकोबैक्टीरियम से होने वाली बीमारी है जिसको हम लोग जॉन्डिस बीमारी बोलते हैं, जॉन्डिस डिजीज़। इसके अलावा लिस्टेरियोसिस बहुत कॉमन बीमारी है भेड़ों में, जो नर्वस सिस्टम को ख़राब करता है और इसको हम लोग सर्कलिंग डिजीज बोलते हैं, यानी जानवर बेवजह गोल गोल चक्कर लगाता है, उसकी आंख बिल्कुल बड़ी हो जाती है। इसमें एबॉर्शन होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो लिस्टेरियस का इलाज में भी आपको एंटीबायोटिक्स, खासकर पेनिसिलिन का हम लोग उपयोग करते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अगेती फूल गोभी की खेती, एक सफल कृषक का अनुभव। सरसों की अधिक उपज देने वाली किस्में और वैज्ञानिक बुआई विधि। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।